वेलकम मेरे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास इस भाव का पर और इस समास पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। अव्ययी भाव समास का पहले हम देखते हैं इनका सूत्र क्या है। तो सूत्र के रूप में आप ये देख सकते हैं, कहता है कि पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव। ठीक बच्चों, इसका नियम क्या कह रहा है इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसे देखिएगा आप। यह पूर्व पद प्रधान समास है। यह पूर्व पद प्रधान समास है जिसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ इनके लक्षण आप देख रहे हैं। ये कह रहा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय का हो, इसमें दो शर्तें आएंगी, हमको पूरा लिख दे रहे हैं। यह पूर्व पद प्रधान समास है जिसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास का पूर्व पद अव्यय का हो और उत्तर पद में आए पद के अर्थ को बदल दे रहा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी इसमें दो शर्तें हैं। पहला क्या है कि पूर्व पद में अव्यय हो, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। ठीक है, यहां देखिए, अर्थात जिस समास का पूर्व पद अव्यय का हो, यानी पूर्व पद में अव्यय होना चाहिए और वह उत्तर पद के अर्थ को नष्ट कर रहा हो। यदि ये दोनों लक्षण है तब तो अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा एक लक्षण और बनता है इसमें कि पहला पूर्व पद अव्यय का हो, दूसरा वह अव्यय का पद
उत्तर पद के अर्थ को नष्ट कर दे रहा हो। तीसरा, समास होने पर दोनों ही पद अव्यय बन रहे हो। 3 शर्तें हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, यहां जो आप देख रहे हैं इसके अलावा हम उसको फिर से लिख दे रहे हैं और इनको आप गौर कीजिएगा। पहला शर्त इनका है पूर्व पद में अव्यय हो या अव्यय आए। दूसरा, पूर्व पद का अव्यय उत्तर पद के अर्थ को बदल दे। तीसरा, समास होने पर पूर्ण पद अव्ययी बने। यदि ये 3 शर्तें जिस समास में दिखेंगी वह समास ही अव्ययी भाव समास होगा, जिनमें तीनों के तीनों शर्तें आपको दिखाई पड़े। ये नहीं मेरे बच्चों कि पूर्व पद में अव्यय आ गया तो अव्ययी भाव समास है, नहीं। पूर्व पद में अव्यय आए और वह उत्तर पद के अर्थ को नष्ट करके जिस समासिक शब्द का निर्माण करे वह शब्द भी अव्ययी का हो। ये 3 चीजें अगर लागू हो रही हैं तो अव्ययी भाव समास होगा। मान लीजिए कि पूर्व पद में अव्यय आया लेकिन वह उत्तर पद के अर्थ को नकारात्मक या सकारात्मक पक्षधर हो रहा है तो कर्मधारय बन जाएगा, क्योंकि जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा तो ये लक्षण कर्मधारय का है। तो आप कह सकते कि विशेषण विशेष कर्मधारय, तो कर्मधारय का लक्षण होगा। हम आपके सामने उसका एग्जाम्पल रख रहे हैं, देखिएगा। इसे मान लीजिए कि मैंने यहां लिख दिया प्रधानमंत्री। चलिए, प्रधानमंत्री हो गया, ये हमारा उत्तर पद है। अब अगर मैं पूर्व पद में अव्यय लगा दिया, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को हमने सु लगा दिया, तो क्या हो गया? सुप्रधानमंत्री। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री के अर्थ में अगर आपके मस्तिष्क में कोई व्यक्ति आया, जैसे मान लो कि नरेंद्र मोदी आ गए, मैं आज प्रधानमंत्री बोलूं तो आपके मस्तिष्क में मानस पटल पर कौन आएगा? नरेंद्र मोदी आ गए। आइए, नरेंद्र मोदी कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को बुरे लगेंगे। तो जिनको बुरे लगेंगे उनके लिए क्या होंगे? कुप्रधानमंत्री। अब देखना यह है कि ये जो सु है पूर्व पद में आया हुआ अव्यय है, क्या इससे इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कुप्रधानमंत्री कर रहे तो भी यहां नरेंद्र मोदी ही है। कुछ लोगों को अच्छा लगेंगे, हमने यहां पर लिख दिया कुप्रधानमंत्री। तो सुप्रधानमंत्री कहा तो भी नरेंद्र मोदी है, जो कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। कुप्रधानमंत्री का तो भी यहां नरेंद्र मोदी ही है, यहां से नरेंद्र मोदी हटे नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये जो लगे हुए 2 अव्यय हैं ये अव्ययी भाव समास नहीं बना रहे हैं, बल्कि इस पद का ये विशेषण बन रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम एक तीसरा वो लगाए अव्यय उप, तो ये उप प्रधानमंत्री लिखते ही यहां से नरेंद्र मोदी हट जाएंगे।
कोई और आ जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, लेकिन किस अव्यय से उत्तर पद के अर्थ में परिवर्तन हुआ? तो उप प्रधानमंत्री के उप से, ठीक है, यहां पर नरेंद्र मोदी हट करके कोई और आए, चाहे जो हो, पर नरेंद्र मोदी नहीं हो। इसी तरह से अगर मान लो कि हमने यहां पर लिखा धन, धन के आगे हमने लिख दिया अति, बहु, सु, कु, निर, अप। अब देखना है कि हमारा यहां उत्तर पद में धन आया, धन में जो परिवर्तन है, देखो अति धन कहा, ये सारे के सारे अव्यय हैं, ये सभी अव्यय हैं, यहां से यहां तक ये सब अव्यय हैं। तो हम अति धन, बहुधन, सुधन, कुधन, निर्धन, अपधन, इतने अव्यय लगाए। अब सवाल आता है कि इतने अव्यय में से अव्ययी भाव समास कौन बन रहा है? इतने में से अव्ययी भाव समास कौन बन रहा है? अब ध्यान देना है। अति धन कर रहे हैं तो भी धन का अर्थ जहां का तहां है। अति धन मतलब बहुत सारा धन। बहुधन कह रहे हैं तो भी बहुत सारा धन, इसका अर्थ जहां का तहां। सुधन कह रहे हैं जिसको आप व्हाइट मनी कहते हो, तो भी धन का अर्थ जीवित है। कुधन ब्लैक मनी, अगर हम कुधन कर रहे हैं तो भी धन का अर्थ जीवित है। अगर अप माने बुरा धन, अपधन कर रहे हैं तो भी धन का अर्थ जीवित है। लेकिन अगर हमने निर्धन कर दिया तो निर्धन करते ही मेरे बच्चों इस उत्तर पद के अर्थ में परिवर्तन आ गया। बाकी ये सारे अति, बहु, सु, कु, अप ये धन के विशेषण बन जा रहे हैं। तो विशेषण विशेष कर्मधारय, तो कर्मधारय समास बन रहा है, अव्ययी भाव समास नहीं बन रहा है। अधिकतर किताबों में यही परिभाषा लिखी है कि जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय का हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नहीं मेरे बच्चों, ये गलती कभी भी मत करिएगा आप लोग। शर्त उसमें 3 है अव्ययी भाव समास में, और तीनों शर्त अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था। पहला कि पूर्व पद में अव्यय का शब्द हो, दूसरा वह अव्यय का शब्द उत्तर पद के शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे रहा हो, नष्ट कर दे रहा हो, या अपने अनुकूल बना ले रहा हो। तीसरा, समास होने पर वह सामासिक पद जो है वह अव्ययी हो, अव्यय का शब्द बने। ठीक है, दोनों पद मिलने के बाद जो पूर्ण समास बन रहा है वह अव्यय का हो। तो 3 शर्तें लगनी अव्ययी भाव समास में अनिवार्य है। ये मात्र जो किताबों में है अधिकतर कि भाई पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, यदि पूर्व पद में अव्यय का शब्द आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। बेटा ये पूरी परिभाषा नहीं। पूरी परिभाषा के लिए आपको तीनों चीज़ों को, तीनों लक्षणों पर गौर करना पड़ेगा, और तीनों लक्षण हमने यहाँ पर साफ शब्दों में दिखा दिया है, लिख दिया है, बता दिया है। ये तीनों लक्षण अगर फॉलो हो रहे हैं तभी अव्ययी भाव समास होगा। अगर इनमें किसी तरह से का कोई मतभेद आ रहा है, कोई विकृति आ रही है, तो अव्ययी भाव समास किसी भी हाल में नहीं होगा। उसके लिए आपके सामने मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रख दिया है। ये केवल उप और निर यही अव्ययी भाव समास बनाएंगे। बाकी ये जो सारे के सारे हैं ये सारे के सारे कर्मधारय समास का निर्धारण करेंगे, अव्ययी भाव समास का निर्धारण नहीं करेंगे।
तो ये अव्ययी भाव समास के लक्षण है मेरे बच्चों, पहचान है। अब आते हैं कि अव्ययी भाव समास का निर्माण कैसे करें। तो मेरे बच्चों, अव्ययी भाव समास का निर्माण 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला, अव्यय से, दूसरा उपसर्ग से, और तीसरा द्वितीय योग से। ये 3 चीजों से हम अव्ययी भाव समास बनाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, इसे आप देखिएगा। हम सबसे पहले अव्यय से बनाना चल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा उप से अगर बना रहे हैं, जैसे उपाचार्य, उपयोग, उपासना, उपनगर, उप प्रधानमंत्री, तो ये उप से हो जाएंगे। प्रतिवेदन, प्रतिकार, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, परि, पर्यावरण, परिष्कार, परिष्कृत, उसी तरह से यथा, यथाशक्ति, यथा रूप, यथा स्थान, यथा समय, यथा गुण आदि। अध 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 माने आधा, अधरात, अधकही, अधगाई, अधसुनी, अर्ध, अध तद्भव है, अर्ध कर दोगे, अर्ध ते तत्सम हो जाएगा। अर्धांग, अर्धवार्षिकी, ये सब परीक्षाएं आप दिए होंगे। तो हम अव्ययों से अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। लिख दिए हैं आपके, इसी तरह से इत्यादि हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। बहुत सारे अव्यय हैं जिससे हम बनाते हैं, ठीक है। इसी में आ जाएगा, जैसे उप से उपयोग, उपचार, प्रत्युत्तर, प्रतिवेदन, परिष्कार, परिपूर्ण, यथाशक्ति, यथा समय, अधगाई, अधकही, अर्धवार्षिक, अर्धांग इत्यादि। तो अव्ययों से हम अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हम उपसर्गों के द्वारा बनाएंगे, जैसे निर, तो निर्योग, निर्दय, निराहार,
निराशा, निरालंब, निर्गुण, ये तमाम शब्द आएंगे। अगर हमने यहाँ अप लगा दिया, अप से भी हम अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। अपकार, अपरूप, अपयश, अपमान, आप इनको बना सकते हैं। दुर्दशा, दुराशा, दुर्गम, दुर्घटना, इनसे आप बनाते चलिए। इसी तरह से आप निर्माण करते चलिए। दुर, अप, दुष्कर, दुस्साध्य, दुस्साहस बनेंगे। आगे चलिए। अमोल, अमूल्य, अमल, अज्ञान, इनसे आप बना लीजिए। इस तरह से जितना चाहें आप, वो उपसर्गों के भी द्वारा आप अव्ययी भाव समास का निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं द्वितीय योग में। द्वितीय योग में आप देखेंगे कि जब कोई एक अर्थ का ही पद एक से अधिक बार, यानी शब्दावृत्ति, शब्द की आवृत्ति या शब्द की पुनरावृत्ति, कुछ भी आप कह लें, अर्थहीनता के साथ हो। यदि शब्द की पुनरावृत्ति अर्थहीनता के साथ हो तो वह अव्ययी भाव समास का निर्माण करता है, उसको हम द्वितीय योग कहते हैं। अर्थ भिन्नता के साथ आई तो यमक बना देगी वो, फिर अव्ययी भाव समास नहीं होगा, अलंकार में चला जाएगा, यमक बन जाएगा। शब्दावृत्ति अर्थ भिन्नता के साथ है तब तो यमक हो गया, और शब्दावृत्ति अगर अर्थहीनता के साथ है तो अव्यय या लाटा होगा, तो अव्यय बनाएगा। जैसे हमने यहां लिखा रोज रोज, कदम कदम, हाथों हाथ, कानों कान, रातों रात, इत्यादि। तो अब देखो मेरे बच्चों, हम अव्ययी भाव समास कैसे बनाते हैं। तो अव्ययी भाव समास को बनाने के लिए 3 लक्षण हैं। अव्ययों से बनाते हैं हम, उपसर्गों से बनाते हैं, और द्वितीय योग से बनाते हैं। विशेष करके उपसर्ग और अव्यय की जब बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ की सावधानी रखनी आवश्यक होगी कि पूर्व पद में आया हुआ अव्यय या उपसर्ग का जो पद है, शब्द है, शब्दांश है, वह उत्तर पद में आए हुए शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर रहा है या नहीं। अगर परिवर्तन करेगा तभी अव्ययी भाव समास होगा, और अगर उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा है तो कर्मधारय बन जाएगा, अव्ययी भाव समास नहीं रहेगा। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक समास हम लोगों ने यहाँ पर आज फाइनल किया, अव्ययी भाव समास। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई प्रश्न या डाउट होगा, ठीक, तो आप उसको कमेंट में डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे बच्चों कि मैं उसका तत्काल आपको जवाब दे सकूं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही संपन्न करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।